दोस्तों, आज पेश है मकड़ी रानी और रहस्य में हत्यारा। ये काला आदमी का अगला भाग है। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ये कवर प्रिंट है, चित्र है। ये स्टोरी आपने काला आदमी में पढ़ी थी। चलो दोस्तों शुरू करते हैं। मकड़ी रानी अजय और टिंकू को अपनी योजना समझाते हुए बोली, तुम दोनों सुबह ही राजा वीरेंद्र प्रताप सिंह के पुरानी हवेली पर चले जाओ और वहाँ घटित दुर्घटनाओं के बारे में छानबीन करो। हो सकता है कि कोई महत्वपूर्ण क्लू हाथ लग जाए। और जैसे ही कोई क्लू हाथ लग जाए तुम मुझे रिपोर्ट करो। ओके ओके। अब तुम लोग घर जाओ और आराम करो, रात काफ़ी हो चुकी है। मकड़ी रानी के कहने पर अजय और टिंकू अपने घरों की ओर लौट गए। अजय और टिंकू के जाने के बाद अब मुझे अपने ढंग से काले आदमी की तलाश शुरू कर देनी चाहिए। विजय काले आदमी की कैद में है। कहीं वह पागल हत्यारा कुछ कर न बैठे। लेकिन काले आदमी का पता कैसे लगाया जाए? मकड़ी रानी गहरी सोच में डूब गई। तभी काले आदमी ने वीडियो फिल्म हथियाने की कोशिश क्यों की? क्या वह विनोद की हत्या का सबूत प्राप्त करना चाहता था? हो न हो, हत्यारे को विनोद के ऊपर जरूर कोई संबंध है। तभी तो अपना उद्देश्य पूरा न होने पर उसने पंकज मलिक की हत्या कर दी। अगर मेरा ख्याल सही है तो वह नारायण स्वामी तक पहुंचने की कोशिश अवश्य करेगा। और इस विचार से दिमाग में आते ही मकड़ी रानी मुस्कुरा उठी। अगले ही पल वह नारायण स्वामी के पास पहुंची। मकड़ी रानी, आप शायद इतनी रात गई? आश्चर्य है, तुम अभी तक जागी हुई हो। जिसकी जान पर बनी हो उसे नींद कैसे आ सकती है? अब डरने की कोई बात नहीं नारायण स्वामी। जिससे तुम अपनी जान का खतरा था वह इस दुनिया में नहीं है। मैं समझा नहीं मकड़ी रानी। पंकज मलिक की हत्या हो गई है। ओह, मुझे मालूम था कि वह एक दिन उसका यही असर होगा। अब तुम निश्चित होकर अपने काम पर लौट सकते हो। ठीक है, मैं सुबह ही होते ही यहाँ से चला जाऊँगा। और सुबह होने पर आपने मुझे पनाह दी, मेरी जान बचाई, इसके लिए मैं आपका आभारी रहूँगा मकड़ी रानी। अब मुझे इजाज़त दीजिए। ठीक है, अब क्या अब तुम जाओ। नारायण स्वामी ब्लैक टावर से निकल कर अपने घर की ओर चल पड़ा। और कुछ दूर जाने पर टैक्सी मिल गई। रेड एक्सवाइज चलो। जी साहब। और मकड़ी रानी टीवी स्क्रीन पर टैक्सी को दूर जाते हुए देख रही थी, जिसके नारायण स्वामी बैठकर जा रहा था। नारायण स्वामी, तुम एक पल के लिए भी मेरी आंखों से ओझल नहीं हो सकते। तुम्हारी सीट वॉच पर लगे यंत्र के जरिए मैं जब चाहूँ तुम यही स्थिति का जायजा ले सकती हूँ। और मकड़ी रानी की चालाकी से अनभिज्ञ नारायण स्वामी रेड स्क्वाटर पर पहुंचकर टैक्सी का बिल अदा किया और टैक्सी से उतरकर एक और चल पड़ा। फिर वह सरसरी गलियों में से होता हुआ एक पुरानी बहुमंजिला इमारत में दाखिल हुआ। उसी इमारत में 5वीं मंजिल पर नारायण स्वामी के किराए के एक कमरे में अकेला रहता था। सीढ़ियों पर चढ़ता हुआ नारायण स्वामी जब कमरे में पहुंचा तो अब जल्दी ही तैयार होकर स्टूडियो जाता हूँ, पता नहीं क्या चल रहा होगा। और उसके कमरे के द्वार अंदर से बंद कर लिया। परंतु कमरे के द्वार बंद करने पर नारायण स्वामी जैसे ही मुड़ा, कौन हो तुम? काला आदमी। काले आदमी को गुराते हुए अपने ओवरकोट के कॉलर गिरा दिए और कैप उतार दी।
काले आदमी का चेहरा नजर आते ही नारायण स्वामी के रगों में सनसनी सी दौड़ गई। विनोद, तुम तुम तो मेरे मरे गए थे, तुम्हें विनोद नहीं हो सकते। मेरे सामने ही तो तुम्हारा दाह संस्कार हुआ था और तुम दोनों ने समझाई, बात खत्म हो गई। नहीं नारायण स्वामी नहीं, अभी मैं जिंदा हूँ और मैं उस यूनिट का एक शख्स से विनोद की मौत का बदला लूँगा। पंकज मलिक को तो जैसे ठिकाने लगा दिया, अब तुम्हारी बारी है। तुमने मुझे काफ़ी इंतज़ार करवाया, अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? मेरा कसूर क्या है? यह जानते हुए कि एक पंकज मलिक ने विनोद की हत्या की है, तुम खामोश रहे। यही है तुम्हारा कसूर और अब तुम्हारी सजा हो मिलेगी। नारायण स्वामी चीखता हुआ पीछे दरवाजे से हट गए। लेकिन और थोड़ी देर बाद, हाँ तेरा सिर मैं सबूत नमूने के तौर पर अपने पास रखूँगा ताकि सबके सिर इकट्ठा नहीं हो जाते। फिर विनोद नारायण का कटा हुआ सिर कपड़ों में लपेट कर प्लास्टिक के थैले में रखा और अपनी उपस्थिति के सारे सबूत मिटाए कर वहाँ से आराम से निकल गया। उधर मकड़ी रानी नारायण की मौत का नज़ारा टीवी पर देख रही थी। ओह माय गॉड! लेकिन जल्दी ही अपने होशो हवास लौटते हुए मकड़ी रानी टीवी ऑफ किया। काश इस समय मौका वारदात पर मौजूद होती तो हत्यारे मेरे हाथों बचकर नहीं जा सकता, परंतु मुझे उसे पकड़ना पाना मुश्किल है। अगले ही पल मकड़ी रानी के मस्तिष्क में तेजी से सक्रिय उठा मगर वह काले आदमी का रोल करके वाला कलाकार मर चुका है। फिर यह उसका हमशक्ल कौन है? क्यों यह विनोद की मौत का बदला ले रहा है? अगले ही पल मुझे फौरन विनोद और उसके परिवार के बारे में पूरी जानकारी हासिल करनी होगी, इससे पहले कि हत्यारा अन्य किसी की जान ले। मुझे पकड़कर कानून के हवाले करना होगा। इस निश्चित पर पहुंचते ही मकड़ी रानी अपने विशेष कक्ष की ओर दौड़ गई और थोड़ी देर बाद ही डॉक्टर पूनम के रूम में कार द्वारा पुलिस हेडक्वार्टर की ओर जा रही थी। इंस्पेक्टर तारकुंडे से मुझे विनोद और उसके परिवार के संबंध में पूरी जानकारी मिल जाएगी। मुझे हत्यारे तक पहुंचने में ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा। और उधर मकड़ी रानी निर्देश अनुसार अजय और टिंकू वीरेंद्र पाल सिंह की पुरानी हवेली पर सुबह सुबह जा पहुँचे। अजय, तुम यहाँ आ गए हो, लेकिन इस वीरान उजाड़ हवेली में हमें हत्यारे का भला क्या सुराग मिलेगा? भूल मत, मकड़ी दीदी ने हमें यहाँ घटित दुर्घटनाओं की बारीकी से छानबीन करने के लिए भेजा है और दुर्घटना की जांच तो पुलिस कर रही चुकी है। हाँ पुलिस, लेकिन पुलिस यह नहीं जान सकी काला आदमी की मौत की दुर्घटना नई हत्या थी। आप आसपास की में बात करते हुए अजय टिंगू हवेली के लोहे के गेट को धकेल कर अंदर दाखिल हो गए। लेकिन अभी वे कुछ फासला तय किया पाए थे। ठहरो लड़को! मेरी आवाज़ सुनकर टिंगू और मशीनी अंदाज में पलट गए। कौन हो तुम और यहाँ क्या कर रहे हो? पहले आप बताइए, आप कौन है और यहाँ क्या कर रहे हैं? मैं इस हवेली का चौकीदार हूँ और प्राइवेट प्रॉपर्टी है, यहाँ बिना इजाज़त नहीं आ सकते, भाग जाओ। देखिए चौकीदार बाबा, हम बच्चों की टीम को लेकर एक सीरियल फिल्म बनाने जा रहे हैं, वह सिलसिले में हम लोकेशन देखने आए हैं। अगर लोकेशन पसंद आ गई तो हम यही शूटिंग करेंगे और तुम्हें बख्शिश देंगे। टिंकू की बात सुनकर बूढ़ा चौकीदार गर्ज उठा। यहाँ कोई शूटिंग नहीं होगी, भाग जाओ यहाँ से। अरे तुम तो ऐसे कह रहे हो जैसे तुम्हें इस हवेली के मालिक हो। मेरे मालिक का हुक्म है कि शूटिंग वाले को अंदर ना घुसने दूँ, लेकिन तुम्हारे मालिक तुम्हारी शिकायत ज़रूर करेंगे। बंद करो बकवास, इससे पहले कि तुम लोगों को
के साथ सख्ती से पेश आऊँ, भाग जाओ यहाँ से, लेकिन हम तुम्हारे मालिक के तुम्हारी शिकायत ज़रूर करेंगे। ठीक है, हम जाते हैं। प्रत्यक्ष में बूढ़ा उसे घूरता देखता रहा। अजय और टिंगू वापस, आइंदा इस तरफ आने की कोशिश मत करना। लेकिन अभी अजय और टिंगू गेट के करीब पहुंचे थे कि अजय, अरे तुमने कुछ सुना टिंगू? हाँ, आवाज़ विजय की थी। बचाओ बचाओ, यह रहा अजय, वो देखो, वह तो विजय है। किसी आदमी ने उसे पकड़ा हुआ है। फिर लेकिन दौड़ते हुए अचानक अजय ने बूढ़े चौकीदार का ख्याल आया और पलटकर चौकीदार की तलाश में नजर दौड़ाई। चौकीदार वहां न था। टिंगू का ध्यान चौकीदार की मौजूदगी को आकर्षित करने लगा। अरे चौकीदार कहाँ गया? टिंगू भेद खुलता देख डर कर भाग गया होगा। उसकी खबर बाद में लेंगे, पहले विजय को उन बदमाशों की कैसे छुटाते हैं। टिंगू इतना कहते ही अजय ने भीतर द्वार की ओर दौड़ पड़े। अभी वे दोनों दूसरे के पीछे दौड़ते हुए हवेली में दाखिल हुए। अजय यहाँ की हालत देखकर नहीं लगता कि यहाँ कोई रहता होगा, पर हमने यहाँ कुछ देखा है, वह हमारे भ्रम नहीं होता। चलो चलकर देखते हैं। और फिर अजय और टिंकू सीधे सीढ़ियों पर मुकंद गुलबंद तक जा पहुँचे। उन्हें वहाँ विजय की मदद के लिए पुकारता देखा था और सुना था। यहाँ तो कोई नहीं है, न ही कोई ऐसे निशाने जिससे पता चल सके कुछ देर पहले यहाँ था। जगह यही है। वो रहा झरोखा। विजय ने हमने बड़ी वहीं से बाहर झाँकते देखा था। अजय उकार भरी और गहरी सोच में डूब गया। कुछ देर बाद शायद विजय का ख्याल हमारी सोचों में इस कदर हैवी हो गया कि हमें विजय नजर आने लगा। यह सब हमारा भ्रम ही था, यहाँ कोई था। यह क्या, तुम क्या कह रही हो अजय? मैं ठीक कह रहा हूँ। जैसी हालात में अक्सर ऐसा भ्रम हो जाता करता है। आओ अब वापस चलें। कमाल है, आज यह अजय कैसी बातें कर रहा है। हम दोनों की आंखें एक साथ ऐसा धोखा कैसे खा सकती हैं? अजीब उलझन में पड़ा टिंकू न चाहते हुए भी अजय के पीछे चल पड़ा और जल्दी हवेली से बाहर निकला। अजय खामो, चुपचाप चलते रहो। और टिंकू अजय का कहना चाहता था उसने अजय से पीछे उसे रोका और कुछ देर बाद भी मोटरसाइकिल पर सवार होकर वापस शहर की ओर लौट गए। अजय बिल्कुल खामोश था। आखिरकार टिंकू से न रह गया। अजय, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, तुम आखिर चुपचाप क्यों हवेली से क्यों लौट पड़े? हमें विजय को ढूंढना की कोशिश तो करनी चाहिए थी। कोई फ़ायदा नहीं होता। हम विजय को अभी नहीं ढूंढ पाते। बिना कोशिश किए तुम यह फैसला कैसे कर लिया? दरअसल मैं समझ चुका हूँ था कि हवेली एक भूल भुलैया से कम नहीं है। अपराधी हमारे आसपास मौजूद है और हमारी हरकत पर नज़र रखे हुए है। अतः हम उसे भ्रम में डालने के लिए वहाँ नाटक करना ज़रूरी था। और अब हमारी और लापरवाही हो चुका होगा। आज रात मैं पूरी तैयारी के साथ हवेली में दाखिल होंगे। अपराधी को लापरवाह का फ़ायदा उठाएंगे। ओह, तो आगे इरादा है तुम्हारा? लेकिन पहले मकड़ी रानी को सब कुछ बताकर उसकी सलाह तो ले लो अजय। इसलिए तो हम अब सीधे ब्लैक टावर जा रहे हैं और पुलिस हेडक्वार्टर में। बड़े अफसोस की बात है इंस्पेक्टर तारकुंडे, एक रात में इतनी सारी घटनाएं घट गई और तुम कुछ भी ना कर सके। सर, मुझे थोड़ी सी मोहलत दें। मैं विश्वास है अपराधी जल्दी मेरी गिरफ्त में होगा। आईजी सावंत मेरा तारकुंडे को फटकार लगाते हुए, क्या खाक गिरफ्तार करोगे तुम अपराधी को? तुम्हारी एक निगरानी की वजह से चोर हिरासत से फरार हो गया, तुम्हें पता भी न चला। मैं दावा के साथ कह सकता हूँ सर, वह चोर खुद फरार नहीं हुआ है, बल्कि उसका अपहरण किया गया है। कौन करेगा उसका अपहरण?
इसका अपहरण उसी ने किया है जिसे उससे पंकज मलिक की हत्या की है। चलो तुम्हारी बात मान लेते हैं, लेकिन हत्यारे को मृतक के सिर ले जाने की क्या जरूरत थी? इसकी 3 वजह मेरी समझ में आती हैं। नंबर 1, हत्यारा काला आदमी सीरियल से प्रभावित है, क्योंकि उस सीरियल में काला आदमी की हत्या करने पर यही ढंग दिखाया गया है। और नंबर 2 वजह, दूसरी वजह यह हो सकती है हत्यारा प्रोफेशनल हो, इसलिए सबूत के तौर पर वह मृतक का सिर ले गया हो ताकि हत्यारे करने वाले अपनी सफलता का विश्वास दिला सके। और तीसरी वजह यह है कि हो सकता है हत्यारा मृतक पहचान नहीं होने देना चाहता। यू वी वेट राइट। इन तीनों अटकलों में हत्यारे की गिरफ्तारी नहीं किया जा सकता। अपराधी को पकड़ने के लिए वैसे कुछ ठोस सबूतों की जरूरत पड़ती है। मेरे हाथ में कुछ ऐसे क्लू लगे हैं सर, जल्दी ही उसकी मदद से अपराधी तक पहुंच सकता हूं। बस मुझे कुछ समय की ज़रूरत है। ठीक है, मैं तुम्हें 1 हफ्ता का समय मोहलत देता हूं, उसके बाद हम यह केस सीबीआई को सौंप देंगे। और तरकुंडे विदा लेकर आईजी साहब से के कमरे से निकला। अपने तारकुंडे आईजी कमरे से निकलता हुआ जल्लाता हुआ अपने थाने में पहुंचा और माहौतों पर बरस पड़ा। तुम लोग यहाँ बैठे क्या कर रहे हो? तशरीफ का काम पूरा हो चुका है जनाब। पूछताछ के लिए हमने कुछ लोगों को गिरफ्तार भी किया है। पूछताछ तो मुझे उस उल्लू के पट्टे टिंकू और उनके साथियों से करनी चाहिए। वह चोर को फरार होने के संबंध में जरूर कुछ जानते होंगे। जब सर नामनाथ को आदेश दिया, पहले टिंकू को पकड़ कर यहाँ लाओ और पूछताछ का कार्यवाही हम उसी से शुरू करेंगे। जनाब, आप अपने बेटे को लाने के लिए कह रहे हैं? ठीक है, हाँ ठीक है जनाब, मैं उस जैसी आपकी इच्छा। इतना कहकर रामनाथ फौरन ही वहाँ से चला गया। वो तारकुंडे दंदनाता हुआ अपने कमरे से बाहर गया, लेकिन वो अपने कमरे में कदम रख पाता बुरी तरह चौंका। डॉक्टर पूनम, आप? हाँ, क्या बात है इंस्पेक्टर तारकुंडे, आप कुछ ज़्यादा ही परेशान नज़र आ रहे हैं। अगर आपको मकड़ी रानी ने यहाँ भेजा है तो आपको बता दूं कि बिल्कुल भी परेशान नहीं हूँ। दरअसल बात है तो मैं चली जाती हूँ, लेकिन इतना जान लीजिए मकड़ी रानी की मदद के बिना आप सफलता आपके हाथ नहीं लग सकती। और अगर मकड़ी रानी किसी अन्य पर मेहरबान हो गई तो आपको लेने के देने पड़ जाएंगे। ज़रा पूनम धीरे बोलिए। डॉक्टर पूनम क्यों तारकुंडे को कूंडा करने में तुली हैं? सॉरी इंस्पेक्टर, आप यह बताने आई थी कि काला आदमी सीरियल का कैमरामैन नारायण स्वामी की उसी के घर में हत्या कर दी है और पंकज मलिक की उस हत्या का सिर काटकर अपने साथ ले गया है। देर सवेर यह खबर आप तक पहुंच ही जाएगी, पर मकड़ी रानी के कहने पर मुझे आप तक खबर पहुंचाने के लिए इसलिए आना पड़ा। ओ वाइट, पहले काला आदमी सीरियल के एपिसोड की चोरी, फिर पंकज मलिक की हत्या, अब कैमरामैन की। तारकुंडा बुदबुदा उठा। आप मिस्टर विनोद को भूल रहे हैं तारकुंडे, जिसकी 3rd डिग्री एपिसोड के दौरान मृत्यु हो गई थी। यह इसलिए विनोद की मौत वो महज एक दुर्घटना थी। यह आप समझते हैं, लेकिन मकड़ी रानी का कहना है कि विनोद की हत्या की गई थी। क्या यह सब बकवास बताने के लिए मकड़ी रानी ने आपको यहाँ भेजा? तारकुंडे चिढ़ गया। सिर्फ यही नहीं, उसने तो यह भी कहा है कि अगर विनोद के बारे में पूरी जानकारी तुम्हें दे देगी तो बहुत जल्दी अपराधी को अपने हाथों से पकड़वा देगी। क्या सच? आप सच कह रही हैं? पूनम की बात सुनकर तारकुंडे चेहरा खिल उठा। आपको कोई शक है? नहीं, जब आप कह रही हैं तो मुझे विश्वास है। आपको पूरी जानकारी चाहिए, मैं आपको दूंगा। अपराधी मेरे
हाथों गिरफ्तार होना चाहिए। फिर पूनम को विश्वास दिलाने तारकुंडे ने मृत्युकांड की फाइल रिपोर्ट रूम से मंगाकर पूनम के हाथ में थमा दी। डॉक्टर पूनम ने फाइल गहरी अध्ययन किया और आवश्यक जानकारी डायरी में नोट करने के बाद फाइल तारकुंडे को लौटा दी। क्या क्या आप हवेली के मालिक राजा वीरेंद्र प्रताप से मिले थे? मैंने मिलने की कोशिश की, लेकिन पता नहीं कि वह कई सालों से पहले ही जुड़वा बेटे के साथ विदेश में चले गए थे और वहीं रहने बस गए। जुड़वा? अगले ही पल उसकी सोचों में विनोद का हमशक्ल का चेहरा उभर आया। ओह! पूनम सोच में पड़ गई। यही विनोद वीरेंद्र भान का बेटा ही तो नहीं जिसकी नारायण स्वामी ने हत्या की, उसका जुड़वा भाई, और अपने भाई की मौत का बदला ले रहा हो। तो तभी एक सवाल पूछने मस्तिष्क में उभरा, लेकिन पंकज मलिक का इनसे कोई संबंध हो सकता है? इस विनोद की हत्या क्यों की? क्या आप सोचने लगी डॉक्टर पूनम? तारकुंडे के प्रश्न से पूनम की सोचें टूटी। वह संभल कर बोली, वीरेंद्र प्रताप विदेश जाने और बचने की जानकारी आपको किसने दी? उसकी हवेली के बूढ़े चौकीदार ने। पिछले 5 सालों से वह हवेली में रह रहा है। तत्पश्चात अच्छा, अब मैं चलती हूँ। मुझे उम्मीद है जल्द से जल्द रहस्य में हत्यारा आपकी गिरफ्त में होगा, लेकिन किसी को कहिएगा नहीं। आप निश्चिंत रहिए, हमेशा की तरह इस बार भी शहर आपके सिर पे बंधेगा। और इंस्पेक्टर तारकुंडे आश्वासन देकर पूनम चली गई। और इंस्पेक्टर डॉक्टर पूनम के जाने के बाद एक बार यह मामला सुलझ जाए, फिर मकड़ी रानी के किस्से की किसे परवाह है। हाँ, तभी फ़ोन की घंटी बज उठी और रिसीवर कान में सटाकर तारकुंडे ने कहा, कौन? हेलो जनाब, मैं रामदास बोल रहा हूँ। आपका बेटा टिंकू घर पर नहीं है। हमने उसका पूरा ठिकाने पर भी पता कर लिया, लेकिन उसका भी कोई पता नहीं चला। कोई बात नहीं, उसकी खोज जारी रखो और उस गधे के बच्चे का कान पकड़कर मेरे सामने ले आओ। आदेश ने मुंह बनाते हुए तारकुंडे का रिसीवर क्रेडिल पर पटक दिया। और उधर अजय और टिंकू ब्लैक टावर के कक्ष में बैठे बेसब्री से मकड़ी रानी की प्रतीक्षा कर रहे थे। तभी मकड़ी रानी वहां पहुंच की बोली, तुम लोग यहाँ? हम तो आपके आने का इंतजार कर रहे थे दीदी। तभी अजय बोला, आपके आदेश अनुसार हम वीरेंद्र प्रताप की पुरानी कोठी में गए थे। फिर मकड़ी रानी को हवेली की घटना के बारे में बता दिया। और हमने आज रात हवेली में फिर से जाने का प्रोग्राम, लेकिन हम वहाँ सीधे यहाँ आए हैं ताकि आपको राय ले सकें। तुम लोग सीधे यहाँ आकर ठीक किया। अब तुम लोग रात होने तक यहीं रहो। क्यों दीदी? क्योंकि तुम्हारे डैडी ने तुम्हारी तलाश है और शायद वह यह जानना चाहते कि तुम अपराधी के संबंध में कुछ जानते तो नहीं। ओह! तभी मकड़ी रानी, आज रात तुम्हें अपनी योजना पर अमल करना है। अगर तुम लोग पुलिस के चक्कर में फंस गए तो तुम्हारे आज की योजना पर पानी फिर जाएगा। ओह, ठीक समझ गए। फिर अगर हम किसी मुसीबत में फंस गए तो घबराओ नहीं, मुसीबत की घड़ी में तुम मुझे अपने करीब पाओगे। और फिर शाम होते ही अजय और टिंकू हुलिये को के साथ साथ अपने चेहरे पर थोड़ा परिवर्तन और मोटरसाइकिल पर सवार हुए और पुरानी हवेली के चढ़ पड़े। 2 घंटे के सफ़र के बाद वे अपनी मंजिल पर पहुंच गए और पुरानी हवेली में टिंकू और हवेली से कुछ दूर मोटरसाइकिल खड़ी कर अजय और टिंकू पैदल ही हवेली के गेट पर अंदर दाखिल हुए गए। यहाँ तो अंधेरा है अजय।
घबराओ नहीं, मुझे रास्ते का अंदाज़ा है। और इतना कहकर टिंकू का हाथ थामे आगे बढ़ लिया। और जैसे ही हवेली के गुरमत में दाखिल हुए, अजय ने टॉर्च जला दी और टॉर्च की रोशनी से सीढ़ियों के सारे ऊपर चढ़ने लगा। टिंकू, मुझे विश्वास है कि यहाँ कोई खुफिया रास्ता है। उसी रास्ते से अपराधी विजय को लेकर गायब हो गया था। तुम्हारा कहना है सही है अजय, आओ इस खुफिया रास्ते की पता लगाने की कोशिश करते हैं। और तभी अचानक आहट हुई, लगता है आसपास कोई है। और यह विचार मन में आती है विजय ने टॉर्च बुझा दी। लेकिन अगले ही पल विजय टिंकू खतरे के प्रति सावधान कर पाता। उसके पैरों के नीचे एक खटाव उत्पन्न हो गई और नीचे गिरने चले गई। अतः वे नरम जमीन पर गिरे, ढलान पर लुढ़कते गए और फिर एक पत्थर की दीवार पर टकरा कर रुक गए। ओह! और इसी बिताजे के हाथ से टॉर्च छूट गई। लेकिन संभलने के बाद टिंकू ने जेब से माचिस की तीली निकाल कर जला दी और तेजी से तीली की रोशनी सिर दी जायजा लेने लगी। ओ देखो सुरंग! ओह! अगले ही पल सुरंग में दाखिल हो गई। काफ़ी देर चलने के तक बाद सुरंग ठिठक कर रुक गई। लगता है ऊपर कोई वाहन है, तो हम सड़क के नीचे हैं। तभी कुछ दूर गए थे कि सुरंग के आगे मोड़ पर हल्की सी रोशनी दिखाई दी और वे तेजी से चलते हुए मोड़ तक जा पहुंचे। लेकिन जैसे ही मोड़ पर पार किया, ओह! दीवारों पर टंगे से रोक को देखकर टिंकू काफ़ी देर तक अपनी जगह से हिल न सके। और तभी वहाँ जोरदार ठहाके की आवाज़ गूंजी, जिसे सुनकर अजय और टिंकू की आवाज़ें लौट आए। ओह! यह तो हंसी की आवाज़ कहाँ से आ रही है? भूत प्रेत हंस रहे हैं। अजय, भाग लो वरना हम मारे जाएंगे। और तभी हा काला आदमी, आखिरकार तुम दोनों मौत के मुंह में यहाँ खींच लाए हो। कहने के साथ ही काले आदमी ने रिवॉल्वर निकाल ली। अजय और टिंकू को तानता हुआ भयानक अंदाज में बोला, खबरदार कोई गलत हरकत ना करना वरना चुपचाप मुझे हाथ में उठा कर दिखाओ, आगे बढ़ो। अजय और टिंकू ने काले आदमी का आदेश का मान लिया और अपना भलाई समझी और काला आदमी ने उन्हें कवर किए हुए पीछे पीछे चल पड़ा। उधर ठीक उसी दौरान मकड़ी रानी हवेली के दाहिने बने कॉटेज की तरफ बढ़ने लगी और जिसमें रोशनी नजर आ रही थी। ओह! शायद उस हवेली में चौकीदार इसी कॉटेज में रहता है। उसकी अजय और टिंकू के बारे में पूछना चाहिए। और थोड़ी देर बाद मकड़ी रानी कॉटेज का दरवाज़ा खटखटाया। कुछ देर बाद बूढ़ा चौकीदार ने दरवाज़ा खोला। ओह मकड़ी रानी, आप यहाँ? तो तुम मुझे जानते हो चौकीदार? आपको भला कौन नहीं जानता, अखबारों में आपके चित्र की कारनामे अक्सर पढ़ा छपती रहती है। लेकिन इस समय आपके यहाँ आने की तकलीफ कैसे की? दो लड़के हैं जिन्हें हवेली में आए थे, तुम्हें उन्हें ज़रूर देखा होगा। बूढ़ा चौकीदार नकारते हुए अंदाज में सिर हिलाकर बोला, आज कुछ ठंड ज़्यादा थी इसलिए शाम ढलने के बाद मैं अंदर ही था। इससे पहले मैंने किसी को आते जाते नहीं देखा। आप बाहर क्यों खड़ी हैं? आइए, आपके ठंड बर्दाश्त नहीं होती। लगता है तुम्हें तबीयत को ठीक नहीं है, तुम्हें अपना इलाज करवाना चाहिए। सहानुभूति प्रकट करती हुई मकड़ी रानी पीछे दरवाजे पर चल पड़ी। और अंदर पहुंचते ही मकड़ी रानी की निगाह सामने दीवार पर टंगी तस्वीर पर टिकी। मकड़ी रानी ने तस्वीर को देखते देखते चौकीदार से बोली, राजा वीरेंद्र पाल के जुड़वा बच्चे। तस्वीर काफ़ी पुरानी है। अब तो महाराज बूढ़े हो गए होंगे, बच्चे जवान हो चुके होंगे, उन्हें देखकर पहचान पाना मुश्किल होगा। तभी मकड़ी रानी ने नाचक बूढ़े की तरफ मुंह उठाती हुए कठोर स्वर में बोली, तुम
वे दोनों लड़के कहाँ हैं? कौन से दोनों लड़के? वे कहाँ हैं? नहीं आए? बोलो मातर राजा वीरेंद्र प्रताप, यह आप क्या कह रही हैं? पहले मुझे शक था कि, लेकिन तस्वीर देखने के बाद मेरा शक विश्वास में बदल गया। राजा प्रताप, ओह, तो तुम मुझे पहचान गई। और मुझे तुम्हें तभी पहचान लिया था जब तुम्हारी पुलिस को दिए गए विदेश के पत्र को हवाला देकर मुझे टेलीफोन पर अपने वहीं बसे मित्र की जानकारी मांगी। और आपने उसके मुझे बताया था कि तुम वहाँ बस गए हो, लेकिन तुम्हारी गैर मौजूदगी में हरकतों के कारण पुलिस तुम्हारे पीछे लग गई। अतः तुमने पिछले 5 सालों से तुम वहाँ से फरार हो। सिर्फ वहीं से नहीं, तुम्हें इंटरपोल की पुलिस को भी तुम्हारी तलाश है। हाँ, मैं वहाँ से भागकर यहाँ आ गया और चौकीदार बनकर अपनी ही हवेली में रहने लगा ताकि मुझे किसी को शक ना हो। लेकिन तुम्हारी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं थी, लेकिन लेकिन तुमने अपनी बहुत पहले ही लिखी कहानी टीवी सीरियल पर बनाने के लिए अपने बेटे विनोद और महावर्त पंकज मलिक को कांटेक्ट किया। अब वह सीरियल बनाने लगा तो विनोद तुम्हारे इशारे पर उसे ब्लैकमेल करने लगा। हाँ, वह बहुत कम पैसे दे रहा था, जबकि कहानी के मेन रोल विनोद का था। इसलिए हम उसे परेशान करने लगे, क्योंकि तुम जानते थे कि पंकज मलिक के पास इस सीरियल के 2 भागों पर ही काफ़ी पैसा लगा चुका है, काफ़ी खर्च के हो चुका है। लेकिन तुमने सोचा अगर उसे लोग फाइनेंस करोगे तो वह विनोद को न केवल मुँह मांगी कीमत रकम देने को तैयार हो जाएगा, बल्कि उसे अपना हिस्सादार भी बनाने के लिए मजबूर हो जाएगा। हाँ, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया। उसने विनोद की हत्या कर दी। और सच्चाई का पता मुझे तब चला जब मैंने नारायण स्वामी को पंकज को धमकी देते सुना। उस दिन मैं पहली बार दुरुस्त की वजह से पंकज के घर पैसे लेने गया था, लेकिन मुझे अपने सीने में नफरत का बदला की आग लिए वापस लौटा। अरे, विनोद की मौत का बदला लेने के लिए तुम्हें अपने विनोद के हमशक्ल भी दूसरे बेटे को काला आदमी बना दिया। हाँ, इसलिए पहले हमारा इरादा पंकज के खिलाफ सबूत हासिल करना था, उसे सजा देने का था। लेकिन तुम्हारी ख्वाहिश पूरी न हुई। तुम लोगों ने हत्या जैसे घिनौने कर्म को उतराए और अब तुम लोगों का खेल खत्म हो चुका है। हमें कोई नहीं रोक सकता मकड़ी रानी। हम बदला लेंगे, एक एक को चुनकर मौत के घाट उतारेंगे। हम राजा हैं, हम अपने बेटे का मौत का इंतकाम स्वयं करेंगे। हाँ हाँ, बूढ़ा पागलों की तरह हंसने लगा। और फिर अब तुम यहाँ से बच कर नहीं जा सकती, क्योंकि तुम्हें उन लड़कों के साथ मौत के घाट उतार दूंगा। यह बेवकूफ़ी भरा ख्याल अपने दिल से निकाल दो वीरेंद्र प्रताप। मैं थोड़ी देर में पुलिस यहाँ आ जाएगी। पुलिस को यहाँ कुछ नहीं मिलने का। तभी मुका देख मकड़ी रानी ने बेल्ट का एक बटन दबाया और इससे पहले बूढ़ा संभल पाता, अब तुम मुझे उस साथियों के पास ले चलो, मेरे 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 उन साथियों के पास ले चलो जो तुमने कैद में हैं। ओह, बूढ़ा वीरेंद्र सिंह जल्दी ही मकड़ी रानी के आदेश मानने के लिए तैयार हो गया। और काले आदमी ने अजय और टिंकू को भी ले जाकर विजय के साथ वाले बक्से में जकड़कर बिल की बंदी नीचे खड़ा कर दिया। मैंने तुम लोगों को पहले ही चेतावनी दी थी कि मेरे रास्ते में ही हट जाओ। अब तुम लोग नहीं माने, मरने के लिए तैयार हो जाओ।
घबराओ नहीं, तुम लोगों को कोई तकलीफ नहीं होगी। मैं बटन दबाऊंगा और बटन दबाते ही तुम्हारी गर्दन ऊपर लटक जाएगी और बेल्ट तुम्हारी गर्दन पर गिरेगा। एक झटके में ही साथ तुम तीनों की गर्दनें धड़ से अलग हो जाएंगी। हा हा। वह इतनी हंसी भयानक हंसी हंसते हुए काले आदमी ने बटन की दबाया, लेकिन हाथ बढ़ाया, लेकिन इससे पहले काला आदमी बटन दबा पाता, लाल किरण लपलपाती हुई के जिस्म में टकराई। हाय बचाओ। और राजा वीरेंद्र प्रताप उसके दूसरे बेटे को बचाओ, वह तुम्हारे पाप और अपने गुनाहों की आग में जल रहा है। कहने के साथ ही मकड़ी रानी ने वीरेंद्र को काले आदमी की ओर धकेल दिया और वीरेंद्र बदहवासी सी हालत में अपने बेटे की ओर लपका। घबरा मत बेटे, तुझे कुछ नहीं होगा, मैं तुझे मरने नहीं दूंगा। वीरेंद्र प्रताप अपने बेटे के जिस्म से आग बुझाते बुरी तरह झुलस गया। थोड़ी देर बाद अब इनका क्या किया जाए, जो करना है पुलिस करेगी, अब ये भाग नहीं सकते। पुलिस यहाँ पहुँचने से पहले मैं निकल जाना चाहिए। लेकिन हवेली से जाने से पहले मकड़ी रानी ने गेट पर पुलिस तारकुंडे के मैसेज छोड़ दिया। उसे समझा, इंस्पेक्टर तारकुंडे जब यहाँ पहुँचेगा तो यह पर्ची उसे मिलेगी और पर्ची में उसकी मदद से अपराधियों तक पहुँचने के लिए खिलाफ सबूत जुटाने की परेशानी नहीं होगी। मकड़ी रानी वहाँ से जाने के थोड़ी देर बाद ही इंस्पेक्टर तारकुंडे अपना दल बल से ही वहाँ पहुँच गया और मकड़ी रानी की पर्ची मिल गई। पर्ची में मकड़ी रानी ने बिना किसी परेशानी के हवेली के तहखाने में पहुँचने और अपराधियों को गिरफ्तार करने के और सारे सबूतों भी बरामद कर लिए। और तलाशी के दौरान तारकुंडों को काले आदमी की सीरियल की 3rd एपिसोड की वीडियो रील भी मिल गई। इस तरह तारकुंडों के भाग्य का सितारा एक बार फिर चमक उठा। दूसरे दिन अखबारों में उसी के नाम की चर्चा हो रही थी। समाप्त दोस्तों, अगली आपके सामने जल्दी पेश करूँगा।